ग्रुप 2 के मेंबर्स हमारे पास कहलाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बेटा, इन्हें भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है भाई, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम पाया जाता है। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इसका ग्रुप नंबर 2 है, तो ये Be+2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2 कैटेगरी में। ठीक है बेटा, एल्कलाइन एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब भी एक्वस बेस होता है, एल्कली का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, तो ये एक्टिव मेटल्स है। एक्टिव मेटल्स पता है कौन होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं जल्दी फौरन। जी, ये तो इनकी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये केमिकल डेफिनेशन भी है, which have fixed oxidation number and react vigorously, जल्दी नहीं vigorously, बहुत जुम्बिश के साथ, इतना खतरनाक रिएक्शन करते हैं जितना कर जाए। ठीक है ना, तो ये इनकी कैटेगरी एक्टिव मेटल्स हैं, ये ग्रुप 1A और 2A के मेंबर्स हैं। 3A से एक मेंबर और है, ग्रुप 3A का मेंबर सिर्फ और सिर्फ है एल्यूमिनियम, नाम सुना होगा इसका। जी। ये भी एक एक्टिव मेटल है क्योंकि ग्रुप 3 का मेंबर है, ये Al+ फ्री स्टेट में पाया जाता है। हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे, हमें बनाने थे कैटाइंस, और कैटाइंस कौन होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स which are formed by the loss of electrons। सही है? जी। ठीक है, तो हमने ये बात पता लगा ली भाई कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है और जो इसका ओरिजिन है वो मेटल है, और वो मोस्टली एक्टिव मेटल्स हैं। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कौन होते हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। जैसे कॉपर का आपने नाम सुना होगा, +1 +2। आयरन का नाम सुना होगा, आयरन 1 आयरन 2। मैग्नीज का नाम सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स तक डोनेट कर सकता है अपने डी ऑर्बिटल से। कैटेगरी रीजन की, सही है ना? हम आगे देखेंगे डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, फिलहाल इतना काफी है फेस वैल्यू। बात समझ आ रही है? जी। चलिए ना, इसके बारे में बात करते हैं नॉन मेटल्स। हाँ भैया, नॉन मेटल्स क्या करेंगे बताएं जरा जल्दी से। जैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना। जी, metals donate their valence electrons and form positive particles. Non-metal gain electrons in their valence shell and form negatively charged particles। उन्हें क्या कहते हैं भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को? एनायंस। वो सही। आपको ये पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल्स हैं? नहीं। There are 17 non-metals present in periodic table। टोटल बेटा सिर्फ 17 नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स क्या मेटल्स हैं? जी जनाब, बाकी सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और कुछ मेटलॉइड्स हैं जो अराउंड 8 एलिमेंट्स हैं, यानी जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। क्या एक मिनट रुकिएगा जरा, और देर से मैंने स्टार्ट की, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा ना जाए बस ये डर।
जी जनाब, तो हम उन 17 एलिमेंट्स की शक्लें भी देख लेते हैं। ग्रुप 1A से तो नहीं, मैं सिंपल नाम लूंगा हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका कोई ग्रुप साइन नहीं है। ठीक है, तो मेटलॉइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरह हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो आ रहे हैं हमारे पास। कार्बन भी हमारे पास इन्वायरमेंटल मेटलॉइड है। क्रोनियम मेटलॉइड, हाँ रेडॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक पूरा पैकेज है, जो कि 17 नॉन मेटल है। ये अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। ग्रुप वाइज मैंने लिखे नहीं है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 का पार्ट नहीं है। 5 6 7 देन 8 ए पूरा लिख दिया, ठीक है जनाब। जी। इसमें ज्यादातर बहुत मशहूर है ना, वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन, क्लोरीन बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रोमीन के बारे में खास बात आपको बता दूं मैं, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ज्यादातर गैसेज है नॉन मेटल्स, ठीक है। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट टेबल इज ब्रोमीन। ये बात याद रखिए। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, आप जगह जगह आपको दिखेंगे। ठीक है बेटा, ले रहे हैं जी। यहाँ तक। जी। अब ये ऑपोजिट होंगे, इसमें हम मेजरली बात करते हैं ग्रुप 5 की, बाकी बीच बीच की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ग्रुप 5 इन 3 ग्रुप्स की बात करते हैं, स्टार्स बना देता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा जनाब, आपको पता है एनाइंस की पहचान क्या है नेमिंग के एतबार से? जी। एनाइंस की नेमिंग के एतबार से पहचान क्या है? कोई पहचान उनकी नेमिंग में? मैंने लिखा है जो समझ आ रहा है? जी। सही है। इसका मतलब अगर मेरे पास कार्बन है तो वो क्या बन जाएगा? कार्बन क्या बन जाएगा बेटा? कार्बाइड। हाइड्रोजन क्या बन जाएगा अगर नेगेटिव तो? हाइड्राइड। क्या बात कर दी। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा बेटा? नाइट्राइड। जबरदस्त। फॉस्फोरस क्या होगा? फॉस्फोराइड। फॉस्फाइड। सही है। फॉस्फर। यस। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। सल्फर, बोलते रहिए। सल्फाइड। और फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सही है। जी। ग्रुप 8 के मेंबर्स जो है ना वो बॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, हमें पता है, तो लिहाजा हम उनको यहाँ एनाइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको मजा आ रही है? सब ये ग्रुप 5 के मेंबर्स हैं, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। ये ग्रुप 5 के मेंबर्स हैं, 5A, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5।
5, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3। 3। तो ये 3 गेन करना पसंद करेंगे या 5 लूज करना पसंद करेंगे? 3 गेन करेंगे। जब भी -3 चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन और ये सल्फाइड, सेलेनाइड मैंने लिखा नहीं, रवानगी में निकल गया। ये ग्रुप 6A के मेंबर है, ये पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पे चार्ज आएगा -2, सही है। जी। और ये ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं, तो कार्बन मल्टीपल कैटेगरीज में एग्जिस्ट करता है, -2 भी होता है, -4 भी होता है, अकॉर्डिंग टू इट्स बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता लगेगा कार्बन बहुत सारी फंक्शनियां करता है, सही है। कैटिनेशन का नाम सुना है आपने? कैटिनेशन, बेटा क्या आप मौजूद हैं? बेटा क्या आप मौजूद हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आपसे? जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कैटिनेशन का नाम सुना है? कैटिनेशन याद नहीं। पता है क्या होता है? याद नहीं आ रहा। अच्छा फिर ठीक है, सही है, गुड है भाई। कैटिनेशन है बेसिकली एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन इट्स ओन एटम्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द्वारा होता है किसी एटम की सलाहियत, किसी एलिमेंट की सलाहियत कि वो अपने ही एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाए, इसे कैटिनेशन कहते हैं। तो आपको पता है कार्बन पॉलीमर्स भी बनाता है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन्स होती हैं, 1000 कार्बन, 100 कार्बन, पता नहीं बातें। जी। कार्बन कोवेलेंट भी कंपाउंड्स बनाता है और आयनिक कंपाउंड्स भी बनाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर के मेटल्स के साथ मिलकर मेटालिक कार्बाइड्स बनाता है, ठीक है। इसकी 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको। कैल्शियम कार्बाइड का नाम सुना है आपने? जी। सही है। इसमें ये होती है बॉन्डिंग स्टेट, हर कार्बन पे -1 चार्ज है, ओवरऑल -2 चार्ज, ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम कार्बाइड का नाम सुना है आपने? फॉर्मूला मेकिंग अलग टॉपिक है, फिलहाल छोड़े इस चीज को। हम आयनिक बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो समझाता हूँ। इसका मतलब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आइए फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जल्दी बताइए बेटा, NaCl में क्या होता है? सोडियम मेटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है? Na पॉजिटिव। क्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको डायटोमिक गैसेस का पता है नॉन मेटल्स में? हाँ पता है पर याद नहीं है। F2, Cl2, N2, H2, O2, ये डायटोमिक गैसेस होती हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये 5, ठीक है। तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और बनाएगा 2 मोल क्लोराइड आयन। ये कितनी अजीब सी बात है ना, कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हमें कितने मोल सोडियम चाहिए होंगे? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चाहिए होंगे? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन गेन कर रहा है तो सोडियम कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर? 2। इसका मतलब हमें यहाँ 2 मोल सोडियम चाहिए ताकि वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मोल कैटाइन बनाए, ऐसा ही है। जी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2 मोल सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस फॉर्मिंग 2 मोल्स कैटाइंस एंड 2 मोल्स ऑफ एनाइंस, और इसे कंबाइंड स्टेट में हम लिख देंगे NaCl, ठीक है। जी। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, an ionic bond is basically an electrostatic force of attraction present between
cations and anions in a geometrical shape, इसे हम कहते हैं लैटिस। ये डेफिनेशन याद है कुछ? एनाइंस तक याद है, इन ज्योमेट्रिकल शेप तक तो नहीं करना। चलें याद दिलाते हैं। देखिए आपने शायद ये सुना हो, आपको पता है एक मोल सोडियम में सोडियम आयन में कितने आयंस पाए जाएंगे? 1 मोल सोडियम चार्ज जो है हमारे पास, इसमें कितने आयंस होंगे? कुछ याद आ रहा है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एवोगैड्रोस नंबर। हाँ। याद आ गया? इसका जी। कॉन्सेप्ट पता है क्या है? आपको पता है ये मोल एग्जिस्टिंग यूनिट है या एक वर्चुअल यूनिट है? मतलब थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, पता ही नहीं है या नहीं। ये एक्चुअल यूनिट है, इन प्रैक्टिस यूज होता है। ये एक्चुअल यूनिट है। सही है। तो क्या हमें दिखता है कि 1 मोल सोडियम आयन के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 आयंस मौजूद है? पता। या हम वेइंग मशीन पे इसका वजन कर सकते हैं? चलिए कॉन्सेप्ट देते हैं। बेसिकली कन्वेंशनल यूनिट है जिसे रिलेट किया जाता है एक्चुअल प्रैक्टिस में। आपको पता है 1 डजन में क्वांटिटी कितनी पड़ा होगा? 12। बिल्कुल सही। अगर मैं 1 डजन एग्स लेकर आता हूँ कितने आएंगे? 12। बिल्कुल सही। अगर 1 डजन ऑरेंजेस लेकर आता हूँ कितने आएंगे? हाँ, 30 से आंसर चाहिए। डायनासोर लेकर आता हूँ 1 डजन, कितने आएंगे? 12 कितने हैं? आएंगे बेटा। कितने बिल्कुल हैं? सही। बिल्कुल सही। इसी तरह 1 मोल के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री की साइंटिफिक सोसाइटी में जो कैटेगरी मिस्टर एवोगैड्रो ने बताई वो कितनी है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इसके ऊपर जब मैं मोल का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो वजाहत से बात करूँ। तो इसका मतलब मेरे पास चाहे वो कैटाइंस हो या एनाइंस हो, जब भी मैं 1 मोल लिख दूंगा तो 1 मोल में हमेशा कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स पाए जाएंगे? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये बात समझ आ रही? मैं लेटेस्ट समझाने के लिए इतनी कहानी बता रहा हूँ आपको, बहुत जरूरी है बताना है। जी। सही है भाई। तो अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं। सपोज दिस वन इज सोडियम और ये किसी क्लोराइड को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा ही है। जी। पर हमने पढ़ा एक पोल में तो सिर्फ ये दो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि कितने एग्जिस्ट करेंगे इंडिविजुअली? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इतने सारे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ ही ड्रॉ करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं। क्लास कब तक है? लिहाजा बेटा मैं वाइंड अप कर दूंगा जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी। हमारी क्लास बेसिकली 2 स्लॉट्स होंगे, 80 या 90 मिनट्स की ना। 45 मिनट्स की मीटिंग थी, जिसमें हमारे शुरू की क्लास में 10 मिनट आए होंगे, अभी की क्लास में 5 मिनट आए हुए होंगे। तो टाइमलाइन जो हमारी चल रही है अभी तो मुझे दिखी नहीं है, 5:30 तक जाएगी शायद। तो आपको ये काम है क्या? नहीं। ठीक है बेटा, कंटेंट तो वाइंड अप करता हूँ अपना, ठीक है, ताकि हम आज की क्लास में बॉन्डिंग का कोई 30% कंटेंट खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऐसा ही है। जी। तो अभी सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़नी है, इसमें आपने मल्टीपल टॉपिक्स कवर अप की, जिसमें आपने अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल्स की कंपोजिशन, कैटाइंस क्या होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, हम किन किन के बारे में बात करने वाले हैं, इन पे फोकस किया। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वो कह रहा भी देखिएगा भाई, ये कैटाइन इस एनाइन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसा ही इस सोडियम। सही है। जी। इसी तरह ये एनाइन बॉटम पे मौजूद कैटाइन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। जी। ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। सही है?
ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे, ये इसे, ये इसे, ये इसे, ये इसे। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे सामने आ गई। ये पूरी 6.02 होगी, हमने सिर्फ कुछ का तस्करा किया है इसमें। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम हार्ड एंड फास्ट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लैटिस। इसका मतलब ये हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको कभी लिक्विड और गैसियस स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये ठोस रिजिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में मिलेंगे व्हिच पोजेस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स नोन एज लैटिस। जी बात समझ आ रही? जी। इसका मतलब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसको रिकॉल करता हूँ मैं। आयनिक बॉन्ड की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एनाइन का कैटाइन को, कैटाइन का एनाइन को, एनाइन का कैटाइन को, कैटाइन का एनाइन। An electrostatic force of attraction in which cations and anions attract one another in a particular geometrical shape known as lattice. और हर किसी का अपना रिस्पेक्टिव शेप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे ये क्यूबिक है ना, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी दिखा देता हूँ। हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल क्या है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री पढ़ा तो खैर आपने होगा थोड़ा बहुत, कुछ कुछ आइडियाज होंगे लेकिन क्लियर नहीं होंगे, अभी कंक्लूड नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आता हूँ ज्यादा बेहतर है, नहीं ऑक्सीजन है वाटर। बेसिकली हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट भी है, हाइड्रेशन को बाद में लाएंगे। ये 6 डायमेंशन से ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नीशियम को, जो कि एक डायमंड शेप ज्योमेट्री है जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जनाब, इसका मतलब हमने काफी चीजें पढ़ी। आइए अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसे वाइंड अप करते हैं। इस क्लास में कोवेलेंट मॉडल स्टार्ट करेंगे और इस तरह बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइंड अप। फिर हम ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? कुछ मेजर प्रॉपर्टीज पता है आपको आयनिक कंपाउंड्स की? कुछ प्रॉपर्टीज बेटा जैसे मैंने बताया, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हाई कुछ मेल्टिंग और? एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल सही। इनका हाई, वैसे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। सही कहा आपने, ड्यू टू पोलैरिटीज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पोलैरिटी भी कह सकते हैं। सही भाई? जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। और जबरदस्त, दे कैन कंडक्ट। अगर आपने गूगल खोला है बहुत अच्छी बात है, ऐसी असम्पशन कर रहा हूँ मैं, क्लेम नहीं कर रहा हूँ बेटा। दे कैन नहीं, कंडक्ट, ये 2-3 मेन चीजें याद है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। काम की बात की, एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म, ये बहुत जरूरी है। एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म यानी पानी में हल होके या पिघला कर, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये बात समझ में आ रही है?
भाई कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होता है या कहीं फ्लक्चुएशन होती है तो क्या हम नमक डाल के ऊपर डाल देते हैं? कहीं वायरिंग में फ्लक्चुएशन हो गई, हमने ऊपर नमक डाल दिया, भाई यहाँ कंडक्शन हो जाएगी, तो तार तो खराब हो गई, लेकिन नमक डाल दो ताकि कंडक्शन हो जाए, ऐसा होता है? पता नहीं। नहीं होता बेटा, डेफिनेटली नहीं होता। वरना हर फर्द घर के खाने का नमक निकाल के घर के वायर्स पे डाल रहा होता और बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती। उसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप उन सॉल्ट्स को वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, एक्वस कर देते हैं या मोल्टन कर देते हैं, मोल्टन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, फ्यूज्ड। पता है आपको ये बात? पता लग गई बेटा? जी। अच्छा बेटा, इन मोल्टन और इन फ्यूज स्टेट का एक नाम होता है, आपको पता है? Those chemical substances which can conduct electricity in aqueous and molten form are called electrolytes. पता है ये बात? ये नहीं पता था। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं बेटा, सही है? आपको पता है हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे हाँ बेसिकली वो वो कंडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट। हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो कंडक्टर है। पर ऐसे कंडक्टर्स जो एक्वस और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें उनको एक खास लकब दिया जाता है, विच इज इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया? जी। चलेंगे ना, ये भी हो गया। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगले पेज में अगर मैं लिख सकता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, फाइंड अप होने वाला है बेसिकली, क्लास फाइंड अप हो जल्दी। अच्छा, कैटाइंस एंड एनाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म। कैटाइंस और एनाइंस होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अकेले इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। कोई कैटाइन आपको अकेला नहीं पाया जाएगा, कोई एनाइन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? ये हमेशा पेयर की फॉर्म में या लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जो हमने पढ़ा है। ठीक है? जी। दे आर soluble in polar solvents. They are soluble in, solubility से रिलेटेड पॉइंट है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं पता है? वाटर, पोलैरिटी में कुछ एसिड्स वगैरह भी आते हैं, सम एसिड्स, और कुछ अल्कोहल्स भी आते हैं, लेकिन अभी उनका हम तस्करा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में चले आते हैं। बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम बताएं जल्दी से। हेक्सेन, ये एन है, सही है? बेंजीन, CCl4, नाम सुने इनका? नाम सुना? आप मौजूद हैं बेटा, जी। सैचुरेशन आ गया दिमाग का, है ना? दिमाग बस इतना पढ़ना था सर, अब इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो बस गेम ओवर हो जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकते। क्या मेरे अल्फाज समझ आ रहे हैं? जी। जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कहा था ना बुनियाद, ये एंड में इसकी बात क्यों आ गई क्योंकि अब सब कुछ बयान हो चुका है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन आयनिक कंपाउंड्स is greater than 2.0। ये भाई इसकी रेंज है,
हमारी पुरानी किताब है ना, वहां पे लिखा हुआ है डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारी पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1.7, पर नई रिसर्च हमें बताती है कि ये ग्रेटर देन 2.0। बात समझ आ रही? जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 2.0 से ग्रेटर होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आपको मिस्टर कैसे, मैं बताता हूँ। मिस्टर ल्यूइस पॉलिंग, ये वो हजरत हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया। बस वाइंड अप कर रहे हैं, 3 to 2 मिनट्स। सही है। इसमें ये बात सुनने, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में लिख रहा हूँ विच इज फ्लोरीन, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, यानी इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है। एक पावर है, बेसिकली वैल्यू है। देन ऑक्सीजन 3.5, देन नाइट्रोजन 3। उसके बाद इनके खानदान वाले भी हैं, दिस इज आल्सो 3.0 समथिंग। सही है। सल्फर ऑल्दो 2.6 के अराउंड है। फॉस्फोरस 2.4 या समथिंग के अराउंड है। ऐसे बस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनको याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने अगर मैं सोडियम को लेकर आता हूँ तो देखिएगा, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। अगर मैं इनका डेल्टा ई एन निकालता हूँ, 3.0 माइनस 0.9 gives you 2.1। सही कह रहा हूँ? बात समझ आ रही है? जी। तो इसका मतलब ये वैल्यू 2.0 से ग्रेटर है। उसका मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? बेटा सोडियम और क्लोरीन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं। आयोनिक। बिल्कुल सही बेटा, ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। और ये पता कैसे लगेगा सर, हमें क्या ये वैल्यूज याद होनी चाहिए? आपको सिर्फ शुरू की 3 याद है, दैट्स इनफ। आपको ये रेंज पता है, दैट्स इनफ। आपको बुक वाली पुरानी रेंज पता है, दैट्स इनफ। एमसीक्यूज में इनमें से कोई एक रेंज आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर दोनों रेंज आती हैं, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है जी। बेटा, आज की क्लास यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के पूरे टॉपिक के साथ होती है वाइंड अप। इस टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपको एक साथ दूंगा, यानी सारी बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद। तो आज मैं सिर्फ ये आपको एक डेटाबेस दूंगा, ये वाला जो हमने लिखा है अभी काम, कुछ थोड़े से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसे आप रिकॉल कर लीजिएगा कंबाइंड शीट के फॉर्म में। तो इंशाल्लाह जैसे ही बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, आपको एमसीक्यूज फॉरवर्ड कर दीजिए। सही है बेटा? जी। आज की क्लास होती है वाइंड अप, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, के हमारे अगली क्लास कब होगी आपको स्केड्यूल में पता लग जाएगा। फिलहाल फौरन से नहीं हो रही, पता लग जाएगा आपको नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग वीक में, कल तक। जी। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बातें बहुत की हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऑनलाइन। ठीक है।